Hello everyone. In this video, we will try to understand section 24 of the Sale of Goods Act 1930. इसको सबसे पहले हिंदी में रीड करेंगे, फिर इंग्लिश में इसको रीड करके समझने का प्रयत्न करेंगे. What section 24 says in हिंदी, अनुमोदन नार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए भेजा गया माल. जबकि क्रेता को माल अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए या ऐसे ही अन्य निबंधनों पर परिदत्त किया जाता है, तब माल में की संपत्ति का क्रेता को संक्रमण क उस समय होता है जब वह अपना अनुमोदन या प्रतिग्रहण विक्रेता को संज्ञापित करता है या उस व्यवहार को अंगीकरण करने का कोई अन्य कार्य करता है. ख उस दशा में जबकि वह अपना अनुमोदन या प्रतिग्रहण विक्रेता को संज्ञापित नहीं करता, किंतु प्रतिक्षेप की सूचना दिए बिना माल को प्रतिधारित रखता है. यदि माल की वापसी के लिए कोई समय नियत किया गया हो तो उस समय के अवसान पर होता है, और यदि कोई समय नियत नहीं किया गया हो तो युक्त समय के अवसान पर होता है. So this was the definition in Hindi. Let's try to read it in English and understand what it wants to say. What section 24 says: goods sent on approval or on sale or return. When goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer. तो इसमें सिचुएशनल बेसिस पे ऑनरशिप ट्रांसफर होने की बात हो रही है बायर को. सिचुएशन कैसी सिचुएशन? सबसे पहला कि जब अप्रोप्रिएट हो गया है प्रोडक्ट तो वो जाएगा बायर के पास. बायर उसे कुछ टाइम तक होल्ड करके रखता है या फिर रिटर्न नहीं करता है. तो अगर उसने रिटर्न नहीं किया प्रोडक्ट या फिर जो लिमिटेड ड्यूरेशन है जो सेट किया गया है वो एक्सपायर हो गया, तो ऑनरशिप बायर के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी. जैसा कि हम अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन होता है कि 7 डेज़ रिटर्न 7 डेज़ एक्सचेंज. तो अगर हमने 7 डेज़ क्रॉस कर लिया, प्रोडक्ट हमने अप्रोप्रिएट किया, ठीक है, अपना एसेंट दिया, वो प्रोडक्ट हमारे पास आ भी गया, हमने रिसीव भी कर लिया, उसके बाद 7 दिनों तक हम उसको रिटर्न नहीं करते हैं, तो वो प्रोडक्ट का ऑनरशिप 8वें दिन यानी कि उसी टाइम जो लिमिटेशन डिसाइड हुई थी उसके जस्ट अगले सेकंड ही उसका जो ऑनरशिप है वो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा. इसमें दो क्लॉजेस हैं. क्लॉज ए कहता है व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी अदर एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. इसका ये मतलब है कि सिग्निफाई अपना अप्रूवल जो है उस प्रोडक्ट को लेके कंफर्म कर देता है बायर. फॉर एग्जांपल, बायर मेरे घर पे 50 चावल की बोरियां लेके आता है. अब मैं उसे ये नहीं कहता कि हाँ ये चावल की बोरी मैं ले रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ, अपने स्टाफ को कहता हूँ कि इन सबको अंदर रखवा दो. तो ये इम्प्लाइड कंसेंट हो गया, एक इम्प्लाइड अप्रूवल हो गया कि मैंने वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है. सो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग कि व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, कि जैसे ही बायर अपना अप्रूवल सिग्निफाई करता है या फिर एक्सेप्ट कर लेता है, बता देता है सेलर को, या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ये पता लग जाए कि ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, उस पॉइंट पे जो ऑनरशिप है वो बायर के पास चला जाएगा. नाउ व्हाट क्लॉज बी इज सेइंग, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, अगर वो सिग्निफाई नहीं करता है अपना अप्रूवल, ना ही एक्सेप्ट करता है, बट रिटेन द गुड विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, बट वो उस चीज को अपने पास रख लेता है, रिजेक्ट नहीं करता है वो, ना ही वो सेलर को बताता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने पास रख लेता है. इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड, और अगर कोई टाइम फिक्स किया गया था कि इतने टाइम में अगर आपको समझ में ना आए रिटर्न कर देना है, तो वो टाइम एग्जीड हो जाने के बाद होते ही ऑनरशिप जो है बायर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा. उसके बाद बायर उसे रिटर्न नहीं कर सकता. तो उसी के लिए है देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड, कि जहां पर टाइम फिक्स्ड है फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स, उस प्रोडक्ट को रिटर्न करवाने के लिए, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, वो टाइम जब एक्सपायर हो जाता है, एंड इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड, और अगर कोई टाइम डिसाइड नहीं किया गया है दोनों के बीच में, तो एक ऐसा रीजनेबल टाइम एक ऐसा रीजनेबल टाइम जो हम डिसाइड करेंगे केस के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे, तो उन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि रीजनेबल टाइम कितना होना चाहिए, और उस टाइम के बाद वो जो प्रोडक्ट है उसका ऑनरशिप चेंज हो जाता है बायर के पास. फॉर एग्जांपल, मैंने मैंने एक कपड़ा लिया दुकान से. अब
ले लिया मैंने, अब चाहे तो मैं दूसरे दिन उसको रिटर्न करवा सकता हूँ। मैंने पहले दिन मैं उसी टाइम नहीं गया रिटर्न करवाने, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मैं दुकान पे जाके कहता हूँ कि मैं पार्टी में चला गया था, मैं एक दो दिन के लिए बाहर चला गया था, इसमें ऐसा ऐसा फॉल्ट है, मेरे को ये नहीं चाहिए, आप दूसरा दे दीजिए। तो ऐसा किया जा सकता है, वो रीजनेबल टाइम है। अब वहीं पर मैं बोलूँ 1 साल बाद जाके उसी कपड़े को लेके, या फिर 6 महीने बाद जाके कि मैं गाँव चला गया था और मैं अभी आया हूँ, तो इसको मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसको रिटर्न कर लीजिए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम के डेफिनेशन से वो बाहर जा रहा है। तो वहीं पर रीजनेबल टाइम फैक्ट पे भी डिपेंड करता है, कपड़ों के केसेस में कम हो सकता है, मशीनरी के केसेस में ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि केस क्या है, फैक्ट्स क्या है। सो जहाँ पर टाइम डिसाइडेड है ऑलरेडी, तो उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद ओनरशिप बायर पे चली जाती है, और जहाँ पर टाइम डिसाइड नहीं है वहाँ पर एक रीजनेबल टाइम अज्यूम कर लिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज सेइंग। तो generally or basically it's talk about approval and नॉट गिविंग द साइन ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे में अगर रिजेक्शन का साइन नहीं दिया, आपने रिटर्न नहीं किया, तो एसेंट मिल गया, और ये मान लिया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है आपने अप्रूव कर दिया है, और उसका जो टाइटल है वो आपके पास मिल जाता है, यानी कि बायर के पास चला जाता है। दिस वाज दिस वाज द context of section 24. We will discuss section 25 in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.